अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम जमात पंजम की किताब माशत इलूम के बाब नंबर 4 के दूसरे हिस्से, जिसका उन्वान है पाकिस्तान की तारीख़ी शख्सियात, हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, इसको जो है हम हल करेंगे। सबक के अंदर मौजूद तमाम सरगर्मियों और फिर आखिर में मशक के अंदर मौजूद तमाम छोटे बड़े सवालात को इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें, ताकि मैं जब भी कोर्स से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन खुद ब खुद और सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बाब चहारम की पहली जो वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है, वो मैंने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज का जो हमारे पास इसका दूसरा हिस्सा है वो है पाकिस्तान की तारीख़ी शख्सियात। तो हिस्ट्री के अंदर, तारीख़ के अंदर पाकिस्तान में कौन से ऐसे लोग गुज़रे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना नाम कमाया या पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत दी। ये सारी बातें हम इस सबक के अंदर पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास थिंक एंड आंसर, सोचें और जवाब दें। इसके अंदर हमारे पास दो सवालात हैं। पहला सवाल है, आपकी पसंदीदा तारीख़ी शख्सियत कौन सी है और क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान के बारे में है सबक और हमारी किताब भी, तो इसके अंदर हम वही शख्सियत को पसंदीदा मतलब कि यहाँ पे नामज़द करेंगे, अपनी पसंदीदा वही शख्सियत लिखेंगे जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती होगी। तो सबसे पहले मैंने आपके साथ जो मैंने आंसर्स लिख रखे हैं उनको हम रेडी कर लेते हैं। तो ये रहा हमारे आज के बाब का उन्वान, पाकिस्तान की तारीख़ी शख्सियात, जिसकी PDF मैंने तैयार कर रखी है। किताब के अंदर जवाबात मिल जाते हैं, लेकिन उनके अल्फाज थोड़े आगे पीछे होते हैं, जिनको अगर हम बिना करेक्ट किए लिखते हैं तो जवाब की वो तरतीब या रिदम नहीं बनता। तो इसका जवाब ये है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह मेरी पसंदीदा शख्सियत हैं, क्योंकि वो हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के बानी हैं। आप यहाँ पर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का भी नाम लिख सकते हैं, पाकिस्तान के किसी भी ऐसे शख्स का या शख्सियत का नाम लिख सकते हैं जिसने पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा कारनामा दिया हो। फिर आपने उसकी आगे वजह भी बतानी है, क्योंकि उसने क्यों का पूछा। अगर आप इल्लामा इकबाल लिखेंगे तो फिर आप कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का जो तसव्वुर था वो पेश किया, अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को, बरसगी के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया। तो अभी जो है मैंने कायदे आज़म लिखा है, तो आप भी कायदे आज़म लिख सकते हैं, क्योंकि कायदे आज़म ने अमली जामा पहनाया सारे तहरीक पाकिस्तान की कोशिशों को। तो ये हमारे पास पहले सवाल का जवाब हो गया। आप इसको नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। आगे हमारे पास दूसरा सवाल है, पाकिस्तान की चंद नुमायाँ तारीख़ी शख्सियात के नाम तहरीर करें। तो तहरीक पाकिस्तान में और पाकिस्तान बनने के बाद भी बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बेहद जो है जद्दोजहद की, पाकिस्तान की तरक्की में अपना नाम जो है वो शामिल करवाया, पाकिस्तान बनने से पहले भी और पाकिस्तान बनने के बाद भी। तो अभी हम जो है उन शख्सियात के नाम लिखेंगे जिन्होंने पाकिस्तान की जो तारीख़ के अंदर अपनी जद्दोजहद के बलबूते पर अपना लोहा बनवाया। पाकिस्तान की चंद नुमायाँ तारीख़ी शख्सियात के नाम तहरीर करें। तो सबसे पहला नाम नो डाउट हम बानी पाकिस्तान का लिखेंगे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। दूसरा नाम है हमारे पास अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने पाकिस्तान का तसव्वुर, शायरी, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। फिर है हमारे पास चौधरी रहमत अली। अब ये कौन है? इन्होंने जो है पाकिस्तान का जो नाम है वो तजवीज़ किया था। और सर सैयद अहमद ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, ये बेसिकली वो हैं जिन्होंने मुसलमानों को बताया कि आप जब तक तालीम हासिल नहीं करेंगे और आप जदीद तालीम के बग़ैर जो जदीद मसाइल हैं और अपना खोया हुआ जो तशख़्ख़ुस है उसको हासिल नहीं कर सकते। तो मुसलमानों, बरसगी के मुसलमानों को तालीमी मैदान में जो है मजबूत किया, उनकी बुनियादें मजबूत की। तो ये चारों शख्सियात हैं जो मैंने, क्योंकि 4 डिब्बे थे हमारे पास तो हमने 4 ही नाम लिखने थे। आप इसको जो है वीडियो को रोक कर साथ साथ किसी कॉपी में लिख लें या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, बाद में भी आप इनको नोट कर सकते हैं। असल में आप जब किसी गाइड वगैरह से भी आंसर देखते हैं तो वहाँ पे या तो जवाबात बहुत मुश्किल होते हैं या कभी कभी मैंने जो चेक किया है इररेलेवेंट भी होते हैं। तो खैर हम वापस आते हैं अपनी जो अगले सरगर्मी है। तो हमारे पास सबक में और कोई सरगर्मी हमें नज़र नहीं आई, सीधा हम चलेंगे अपनी मशक में। तो मशक में हमारे पास सबसे पहली हेडिंग मेरे करने के काम।
तो इसमें दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। पहला सवाल है हमारे पास, दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है और इस नज़रिए का बानी किसे कहा जाता है। तो दो कौमी नज़रिया बेसिकली पाकिस्तान बनने से पहले के तनाजुर में, बरसगीर के तनाजुर में पूछा गया है। तो इसका जवाब जो है वो कुछ इस तरह से जो मैंने आपके सामने लिख रखा है। तो ये हमारे पास दो कौमी, और इससे पहले कि मैं आपको अपना जवाब शेयर करूं, मैं आपको सबक के अंदर भी बता दूंगा कि आपको ये सवाल कहाँ पे नज़र आएगा। तो जब आप इसको सबक को शुरू करते हैं, पाकिस्तान की तारीख़ी शख्सियात चौथे बाब का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो इसके अंदर आपको दो कौमी नज़रिए का जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, वो मैं आपको लिंक बता देता हूँ। ये देखें, दो कौमी नज़रिया क्या है। तो ये दो कौमी नज़रिए का आपको इस पैराग्राफ में जो है मिल जाएगा। ठीक है, ये जैसे मुसलमानों के लिए कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर जवाब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है और हमने टू द पॉइंट लिखना है, जो कि मैंने आपके लिए रेडी कर रखा है। तो दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है? दो कौमी नज़रिए से मुराद है कि मुसलमान और हिंदू अलहदा अलहदा कौमें हैं और दोनों के मज़हब, अकायद और नज़रियात भी अलग अलग हैं। इस नज़रिए को का बानी किसे कहा जाता है? बानी का मतलब है जिसने सबसे पहले ये नज़रिया बनाया, पेश किया। इस नज़रिए का बानी सर सैयद अहमद ख़ान रहमतुल्लाह अलैह को कहा जाता है। तो ये रहा जवाब हमारे पास दो कौमी नज़रिए का, और इसका बानी किसे कहा जाता है। ये आप जवाब नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा लाजमी देखा करें। जब मैं किसी सवाल का जवाब पढ़ता हूं तो आप जब उसे सुनते हैं तो आपको काफ़ी हद तक वो जवाब उसी वक्त ज़हन नशीन हो जाता है। अगला सवाल है हमारे पास, पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया और कब। तो हमने दो बातें बतानी हैं कि किसने तजवीज़ किया और कब तजवीज़ किया। तो पाकिस्तान का, अभी मैंने आपको पिछले सफ़े पे भी बताया था, चौधरी रहमत अली ने। तो हम इसका जवाब इस तरह से लिखेंगे, पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने 28 जनवरी 1933 को तजवीज़ किया। पाकिस्तान 1947 में बना और इतने बरस पहले ही पाकिस्तान का नाम जो है वो तजवीज़ कर दिया था चौधरी रहमत अली ने 28 जनवरी को 1933 को तजवीज़ किया। तो ये अब जवाब है, इसको आप जो है अभी साथ लिख लें या फिर ये मैं आपके सामने प्रोमिनेंट कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इसको लिख सकते हैं। अगला हमारे पास मुख्तसर जवाबात के लिए जो पार्ट है वो है, इस्लामिया कॉलेज पेशावर किसने कायम किया। अभी ये मुझसे फिर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको बताऊं कि ये सवाल किताब में किस सफ़े से पूछा गया। तो पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया, ये बेसिकली यहाँ से पूछा गया था। ये चौधरी रहमत अली का बाकायदा ये उनकी तस्वीर है, ये पैराग्राफ है, और इधर इन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया। तो आपको, ताकि मैं साथ साथ बता रहा हूँ, यहाँ से अगर आप जवाब करेंगे तो आपको कटिंग करना पड़ेगी, लेकिन मैंने आपको आसान करके सीधा सीधा टू द पॉइंट लिख दिया। अब है, इस्लामिया कॉलेज पेशावर किसने काम किया, इसकी तारीख़ी अहमियत क्या है। तो बेसिकली इसके जो हमारे पास ये जो खैबर पख्तूनख्वा का है पैराग्राफ, इसमें अब नीचे जाएंगे तो इस्लामिया कॉलेज पेशावर का दौरा किया, तो इसके अंदर आपको इसका ये मिल रहा है। और अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं, इस्लामिया कॉलेज पेशावर और कॉलेज स्कूल का संग बुनियाद रखा साहबजादा अब्दुल क़य्यूम ख़ान ने। तो ये आपको जो सवाल है यहाँ से मिलेगा, तो ये बताना ज़रूरी ताकि आपको पता हो कि ये सवाल पीछे कहाँ से लिया गया है। अब मैं आपको सीधा टू द पॉइंट जवाब उसी पैराग्राफ में थोड़ा आगे पीछे है, कटिंग के साथ और बिल्कुल तरतीब के साथ हम इसका जवाब देख लेते हैं। तो ये रहा, इस्लामिया कॉलेज पेशावर किसने कायम किया, एक तो हमने ये बताना है, फिर इसकी तारीख़ी अहमियत क्या है। तो इसकी अहमियत, सबसे पहले इस्लामिया कॉलेज पेशावर 1913 ईस्वी में सर साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम ख़ान ने कायम किया। अहमियत क्या है तारीख़ी, इस कॉलेज के तलबा ने तहरीक पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया और करारदाद पाकिस्तान की हमायत की। तो जो तलबा होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं किसी भी कॉलेज के अंदर, उनकी एक अपनी अथॉरिटी होती है। वो जब किसी रोड के ऊपर निकलते हैं किसी एहतजाज के सिलसिले में या अपने किसी इशू को पॉइंट आउट करने के लिए, तो वो अपनी जो लोगों की तवज्जो अपनी तरफ बिना किसी कोशिश के को खींच लेते हैं। तो इस कॉलेज के तलबा ने भी तहरीक पाकिस्तान में अपना हिस्सा लिया था भरपूर, और करारदाद पाकिस्तान की हमायत भी की थी। तो ये रहा हमारे पास
इस्लामिया कॉलेज पेशावर किसने कायम किया और उसकी तारीख़ी अहमियत क्या है? जवाब आप इसका नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। तो मुख्तसर सवालात का हुआ इख्तिताम। अब हम चलेंगे तफसीली सवालात की तरफ। सबसे पहले हमारे पास दूसरे सवाल, दिए गए सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। तो इसमें पहला सवाल है हमारे पास, सर सैयद अहमद ख़ान ने बरसगीर के मुसलमानों की बेदारी के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी? तो जो बरसगीर के मुसलमान थे उनको बेदार का मतलब है कि मुसलमानों को पता ही नहीं था कि अगर वो इसी तरह रहे, ना उन्होंने तालीम हासिल की, ना कोई अपनी आज़ादी हकूक़ के लिए जदोजहद की, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल ग़ुलाम कौम बन के रह जाएंगे, उनसे कोई भी अच्छा सलूक नहीं करेगा। तो मुसलमानों को बेदार करना था ताकि उनको पता चले उनके हकूक़ क्या हैं, उनकी मज़हबी आज़ादी क्या है, वो मुसलमान हैं। अगर वो आज अपने हकूक़ के लिए नहीं निकले तो एक वक्त ऐसा आएगा कि बरसगीर के मुसलमानों को अपने ईमान की फ़िक्र पड़ जाएगी, क्योंकि कोई मस्जिद नहीं रहेगी। सुबह स्कूलों में जब असम्बली होगी, कोई अल्लाह का जो ज़िक्र, तिलावत, वो सारी चीज़ें। तो गोया सर सैयद अहमद ख़ान जो थे उन्होंने आने वाले ख़तरात से जो है बचने के लिए, मुसलमानों में बेदारी के लिए जो है अपनी कोशिशें शुरू की। तो उन्होंने कौन सी खिदमात सर अंजाम दी, वो हमने इसका जो है जवाब में लिखना है। काफ़ी ज़्यादा तफसील के साथ मैंने इस सवाल को आपके साथ एक्सप्लेन किया है। तो अभी हम चलते हैं इसके जवाब की तरफ। तो किताब में सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका जवाब कौन से पैराग्राफ में है। इसका मकसद ये नहीं है कि आप उसी पैराग्राफ से जाके जवाब तलाश करना शुरू कर दें, लेकिन ये एक अपडेट होनी चाहिए कि आपको पता हो कि कौन सा पैराग्राफ। अब वक्त की कमी की वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अदरवाइज़ मैं ये सारा पैराग्राफ आपको पढ़ के बताता। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान 1817 से पैदाइश 1898 तक इनका जो दौर था, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम जल्दी से टाइम ज़ाया किए बगैर अपने जवाब की तरफ चलते हैं। तो जवाब इसका यह, सर सैयद अहमद ख़ान ने बरसगीर के मुसलमानों की बेदारी के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दी? तो इसमें जवाब आएगा हमारे पास, सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों की तालीम व तरबियत और बेदारी के लिए भरपूर जदोजहद की। सर सैयद पहले मुसलमान रहनुमा थे जिन्होंने बरसगीर के मुसलमानों के लिए कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज कायम किया और मुसलमानों को जदीद तालीम हासिल करने की तरगीब दी। उन्होंने मुसलमानों की रहनुमाई के लिए कई किताबें और मज़ामीन भी लिखे। तो ये सारी उनकी खिदमात थी जो कि उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों की बेदारी के लिए सर अंजाम दी। तो ये आपकी स्क्रीन पर मैंने जवाब को शो कर दिया है, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। बाद में आप इसको लिख सकते हैं या फिर वीडियो को रोककर अभी भी आप इसको लिख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बेगम राना लियाकत अली ख़ान की सियासी और माशरती खिदमात पर नोट लिखें। तो जब पाकिस्तान के लिए जो तहरीक पाकिस्तान जद्दोजहद हो रही थी, तो मर्दों में जो है इसकी जो तबलीग थी, जो इसका आप समझ लें कि जो भी कोशिशें थीं वो मर्द करते थे, और जो औरतें थीं वो क्योंकि वहाँ पे मर्द उस तरह से जाके अपनी जो है तहरीक को नहीं कर सकते थे, तो वहाँ पर औरतों ने जो है स्पेशल अपना ख़ास किरदार अदा किया। तो ये बेगम राना लियाकत अली ख़ान, ये इनकी खिदमात हैं, आप इस पैराग्राफ में जाके पढ़ सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। तो ये औरतों के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अपनी खिदमात पेश की। किस तरह की खिदमात पेश की आप इधर से पढ़ सकते हैं, और अब जो जवाब से रिलेटेड इसकी तरतीब है वो मैं आपके सामने लिख कर शो कर रहा हूँ, जिसको हम पढ़ लेते हैं। तो क्योंकि ये तफसीली जवाब है और इसलिए इसका थोड़ा सा लंबा जवाब होगा, लेकिन जो है मैं आपको पहले पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं इसके जो अहम पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। बेगम राना लियाकत अली ख़ान तहरीक पाकिस्तान की कारकुन और मुमताज़ सियासी शख्सियत थीं। उन्होंने ख़वातीन में सियासी शऊर उजागर किया। क़याम पाकिस्तान के बाद वो ख़ातून अव्वल बन गईं। आपने ख़वातीन और बच्चों की फ़लाह बहबूद के लिए बहुत से मंसूबों का आगाज़ किया। आपने 1949 में आल पाकिस्तान वेमन एसोसिएशन के नाम से एक अदारा कायम किया, जिसके तहत ख़वातीन की तरक्की के लिए स्कूलों और कॉलेजों के क़याम का सिलसिला शुरू किया गया। तो ये एक बिल्कुल मुनासिब सा इस सवाल का जवाब है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सवाल का जो जवाब है आपके लिए थोड़ा सा बड़ा है, याद करने में मुश्किल है, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो आप इसमें से कुछ लाइनें काट सकते हैं। जैसा कि आपने ये जो लाइन है, आपने
आगाज़ किया। तो इधर से लेकर इधर तक ये लाइन आप अगर काट दें तो आपका जवाब छोटा हो जाएगा और आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पोजीशन होल्डर बचे हैं या आप में एबिलिटी है तो आप इस लाइन को लिख लें, अदरवाइज़ आप बेगम से लेकर किया गया तक इसका जवाब जो है याद करेंगे, क्योंकि ये तफसीली जवाब बात हैं। अदरवाइज़ अगर आप वीक स्टूडेंट हैं, आपसे याद करने में मुश्किल है, तो आप जो है आप से लेकर आगाज़ किया तक ये वाली जो लाइन है आप ये इसको काट दें, क्योंकि इसी लाइन को हमने अगली लाइन में एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये रहा आपका जवाब, जिसको आप नोट कर लें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में आप इसको जो है अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। आगे हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पाकिस्तान में शमूलियत का फ़ैसला कैसे किया। तो इसका जवाब बेसिकली इस पैराग्राफ में है, ठीक है। तो अक्सरियत ने पाकिस्तान के हक़ में राय दी, यूँ ये पाकिस्तान का सूबा करार पाया। तो रेफरेंडम हुआ था, इलेक्शन हुए थे, लोगों ने वोट डालकर बोला था खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने कि हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। लेकिन आप जो है जवाब यहाँ से अगर ढूंढेंगे तो वो काफ़ी आगे पीछे है, लाइनें एक्स्ट्रा भी उसमें शामिल हैं। टू द पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट जो है हम जवाब को लिखेंगे, तो वो मैंने आपके लिए अलहदा से लिख रखा है। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से शुरू होगा। तकसीम हिंद, यानी कि जब हिंदुस्तान की तकसीम का ऐलान हुआ कि मुसलमानों के लिए लहदा वतन बनेगा और जो दूसरी सिख और हिंदू वगैरह उनके लिए लहदा मुल्क बनेगा, तो तकसीम हिंद इसको कहते हैं। तकसीम हिंद के ऐलान के बाद जुलाई 1947 में खैबर पख्तूनख्वा में रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम का मतलब है इलेक्शन, जिसमें हम वोट डालते हैं। इस रेफरेंडम का मकसद ये मालूम करना था कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम पाकिस्तान में शामिल होना चाहती है या भारत में। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अक्सरियत ने पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान किया और यूँ ये पाकिस्तान का सूबा बन गया। तो ये इसका जो है जवाब है, आप इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर उसको बाद में आप जो है लिख सकते हैं। अपने एक नोट्स वाली कॉपी आप ले लें जहाँ पर आप सारे नोट्स बनाएं, ताकि आपको किसी भी गाइड बुक के ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़ रही। तो तफसीली सवालात जो सवालात के तफसीली जवाबात हमने लिखने थे, उसके 3 ही हमारे पास सवाल थे जो कि हमने किए। आगे हमारे पास तीसरा सवाल है मेरे करने के काम के अंदर, पहला मुख्तसर, दूसरा तफसीली और मेरे तीसरा है हमारे पास में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों और इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाली उन नुमायाँ शख्सियात के नाम लिखें जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। तो आपने सिर्फ नाम लिखने हैं इसमें उन शख्सियात में के जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया था। तो जो है उसने जो मुख्तलिफ़ सूबों और इलाक़ों का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो ये जो नाम है आपने इन्हीं इलाक़ों के जो है बताने। मिसाल के तौर पर आप जो है ये जो पाकिस्तान के सूबे हैं, ये इनकी जो मतलब के हेडिंग्स हैं, इन्हीं के मुताबिक आपने शख्सियात के नाम बताने हैं। तो आप इसमें से 3 या 4 लिख सकते हैं। अगर आप सारे याद करना चाहें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप सिर्फ 3 या 4 या 3 इनमें से अपनी पसंद के नाम लिख सकते हैं। तो पहला हमारे पास सिंध बताया गया था कि अपने सिंध के जो सूबे से नुमायाँ शख्सियात थीं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में किरदार अदा किया, उनके नाम लिखें। फिर पंजाब से, तो हम बारी बारी इनको पढ़ लेते हैं। सिंध से कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह मोहतरमा फ़ातिमा जना, सर अब्दुल्ला हारून और बेगम अब्दुल्ला हारून, ये दोनों आसान से नाम हैं। पहले आप सर अब्दुल्ला हारून लिख देंगे, फिर इन्हीं की जो वाइफ थी सर की जगह पे आप बेगम डाल देंगे, तो ये दोनों नाम आसानी से। और कायद आज़म और ये उनकी बहन थी मोहतरमा फ़ातिमा जना, और ये उनकी वाइफ थी यानी कि बेगम थी। पंजाब अल्लामा इकबाल, सर मियाँ मोहम्मद शफ़ी और मलिक बरकत अली, इन्होंने ये नुमायाँ शख्सियात थी जिन्होंने पंजाब से तहरीक पाकिस्तान में अपना किरदार अदा किया था। आगे हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा, तो वहाँ से सर साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम जिन्होंने इस्लामिया कॉलेज पेशावर बनाया था, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया भी था ये, ठीक है। और इस कॉलेज के तलबा ने बाद में बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया था तहरीक पाकिस्तान में। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सर साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम, सरदार औरंगज़ेब ख़ान, बेगम ज़री सरफराज और बहादुर सादुल्ला ख़ान, तो ये नाम हो गए खैबर पख्तूनख्वा से। आगे हमारे पास बलूचिस्तान, काजी मोहम्मद ईसा, बेगम सईदा काजी,
फ़ज़ल अहमद गाज़ी और फ़तह मोहम्मद, ये 4 नाम हैं बलूचिस्तान से। आगे हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान, तो मिर्ज़ा हसन ख़ान, बाबर ख़ान और शाह ख़ान, और आज़ाद जम्मू कश्मीर से सैयद ज़ियाउद्दीन अंदराबी और चौधरी ग़ुलाम अब्बास। तो उसने पूछा था कि हमें इन इलाक़ों में से आपने अहम शख्सियात के नाम बताने हैं, नुमायाँ शख्सियात के नाम जो तहरीक पाकिस्तान में जिन्होंने अहम किरदार अदा किया। तो ये मैं आपके सामने जल्दी से शेयर कर रहा हूँ। ये हमारे पास, क्योंकि स्क्रीन छोटी है, पहले मैं आपको 3 शो करता हूँ। ये सिंध, ये पंजाब और ये खैबर पख्तूनख्वा, और इसके बाद आपने ये स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद जब हम नीचे जाएंगे तो ये आपको बाकी के आ जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो उम्मीद है आपको जवाब जो है वो नज़र आ गया होगा। मैं दोबारा से एक बार आपको शो कर देता हूँ। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो आगे हमारे पास चौथा सवाल है मेरे करने के काम के अंदर कि आप में कौन सी ऐसी 3 खूबियां हैं जिनकी वजह से आप मिसाली शख्सियत या हीरो बन सकते हैं, अपनी कॉपी में तहरीर करें। तो मिसाली शख्सियत आपने ये पढ़ा कि एक जो लीडर होता है जो सारी कौम को लेके चलता है, अपनी दानिशमंदी की बिना पर अपने अच्छा फ़ैसला करने की जो सलाहियत होती है, तो वो लीडर बन जाता है। तो वो कह रहा है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी 3 खूबियाँ हैं कि जिनकी वजह से आप मिसाली शख्सियत या हीरो बन सकते हैं, अपनी कॉपी में तहरीर करें। तो ये ना तो शॉर्ट क्वेश्चन है ना ही ये लॉन्ग है, इसका बस दरमियाना सा हमने जवाब लिखना है। तो सबसे पहले इसमें मेरी 3 खूबियाँ, मैं सच बोलता हूँ और ईमानदारी से काम करता हूँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ और उनका ख्याल रखता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ और कभी हार नहीं मानता। तो बेसिकली जो एक मिसाली शख्सियत होती है उसके अंदर यही 3 खूबियाँ होती हैं जो उसको हीरो बनाती हैं। अगर कोई शख्स झूठ बोलता हो, अगर मिसाल के तौर पर मैं एक सियासी लीडर हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि कल 8 बजे मैंने मीनार पाकिस्तान आपके साथ जो है मुलाकात करनी है, मैं एक जलसा करूँगा, सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाएं। अब सारे लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और मैं वहाँ पे नहीं आ पाता, या जान के या किसी वजह से, और फिर अगले दिन मैं टीवी पे सॉरी बोल देता हूँ कि मैं वहाँ पे नहीं आ पाया। तो अगर एक बार ऐसा हो या 2-3 बार, एक बार शायद माफ़ी मिल जाए, लेकिन 2-3 बार अगर मैं ऐसा ही करूँगा, या मैं आपसे वादा करके जाता हूँ कि मैं आपके इलाके में एक स्कूल ओपन करूँगा जब मैं हुकूमत में आया, उस हुकूमत में आने के बाद मैं आपका फ़ोन भी ना उठाऊँ, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं सच बोलना छोड़ दूँगा तो आप मुझे एक बार तो वोट देंगे, अगली बार आप मुझे वोट नहीं देंगे और मैं जल्द आपकी नापसंदीदा शख्सियत बन जाऊंगा। तो इसलिए सच बोलना, ईमानदारी से काम करना, दूसरों की मदद करना, ये सारी वो बातें हैं जो एक हीरो के अंदर होनी चाहिए। अगर आप मिसाली शख्सियत बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप हीरो बने, लोग आपकी बात मानें, तो आपके अंदर ये 3 खूबियाँ होनी चाहिए। ये बेसिकली सिंबॉलिकल हैं जो आपने अपने बारे में बतानी है। तो यानी कि आप ये साबित कर रहे हैं कि आप एक मिसाली शख्सियत बन सकते हैं इन्हीं खूबियों की वजह से। तो इधर बेसिकली हमारे करने के काम होता है हर चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर उसने 2 बार जो ऑथर है, यानी कि जो भी ये लिखा रही है किताब में, मेरे करने के काम के बाद दोबारा मेरे करने के काम, यहाँ पे बेसिकली हमारे करने के काम होना चाहिए था। खैर जो भी है, हम इसके सवाल की तरफ चलते हैं। किसी ऐसी मिसाली शख्सियत या हीरो की स्वाने हयात तहरीर करें जिसने मुआशरे की फलाह व बहबूद में अहम किरदार अदा किया हो। अब ये बेसिकली एक तफसीली नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा तफसीली सवाल है जो आम तौर पर शायद SBA के पेपर्स में तो ना आए, लेकिन ये बोर्ड के अगर पैक्टा के इम्तहानात होते हैं तो उसमें आ सकता है। तो स्वाने हयात का मतलब है कि आपने किसी शख्सियत जो कि मिसाली हो, जिसने पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा काम किया हो, आपने उसके बारे में बताना है कि वो कब उनकी पैदाइश हुई, किस तरह उन्होंने तालीम हासिल की, किस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, उनके अंदर क्या खूबियाँ थीं। तो ये एक तफसीली जवाब है, तो ये मैं आपके सामने थोड़ा थोड़ा शेयर करता हूँ। तो अभी हम इसमें पाकिस्तान के बारे में जो मैंने इंतखाब किया है, मिसाली शख्सियत अब्दुल सत्तार ईदी मोहसन इंसानियत का इनको जो है लक़ब मिला था। सबसे पहले इनकी बताएंगे पैदाइश और बचपन। आप इसमें से सिर्फ हेडिंग्स 1-2 लाइनें लिख सकते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी 1928 में भारत के एक छोटे से गांव बांतुआ में पैदा हुए। आप इस लाइन में सिर्फ इतना कह सकते हैं, अब्दुल सत्तार ईदी 1928 में पैदा हुए। तो पूरी लाइन लिख लेंगे तो वेल एंड गुड है। बचपन ही से उनकी वालिदा ने उनकी ऐसी तरबियत की कि वो अपनी जेब खर्च से 1 पैसा खुद रखते और 1 पैसा किसी ज़रूरतमंद को दे देते। यही आदत आगे चलकर उनकी पहचान बनी। तो आगे हमारे पास
पाकिस्तान बनने के बाद वो अपने ख़ानदान के साथ कराची आ गए। तो स्वाने हयात में सबसे पहली बात पैदाइश की होती है, वो हमने बता दी। ये रहा पैदाइश की बात होती है, वो हमने बता दी। पैदाइश के बाद हम बताएंगे फलाही कामों का आगाज़। ईदी साहब ने देखा कि मुआशरे में गरीबों और बीमारियों का कोई पुरसान हाल नहीं, यानी कि गरीबों और बीमारों के ऊपर कोई भी दस्ते शफ़क़त नहीं रखता, कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। उन्होंने सबसे पहले एक छोटी सी दुकान में दवाखाना यानी कि डिस्पेंसरी खोला। उनके पास गाड़ी नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक पुरानी एम्बुलेंस ख़रीदी और ख़ुद उसे चलाकर बीमारों और ज़ख्मियों को हस्पताल पहुँचाने लगे। तो इस तरह आगे हम चलते हैं। तो ईदी फाउंडेशन का क़याम, उन्होंने ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जो आज दुनिया के बड़े फलाही अदारों में से एक है। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एम्बुलेंसों का जाल बिछाया ताकि हादिसात के वक़्त लोगों की जान बचाई जा सके। यतीम बच्चों, बेसहारा ख़वातीन और बुज़ुर्गों के लिए ईदी होम्स बनाए, भूखे लोगों के लिए लंगर खाने शुरू किए। ये तीसरा है। अब हम चौथे की तरफ चलेंगे। अब्दुल सत्तार ईदी दुनिया का इतना बड़ा फलाही अदारा चलाने के बावजूद बेहद सादा ज़िंदगी गुजारते थे। उनके पास सिर्फ 2 जोड़े कपड़े और एक टूटा हुआ जूता होता था और वो उसी एम्बुलेंस के मरकज़ में एक छोटे से कमरे में सोते थे। लोग उनकी ईमानदारी पर इतना भरोसा करते थे कि करोड़ों रुपए का अतिया उनकी झोली में डाल देते थे, क्योंकि उन लोगों को उन पर एतमाद था। तो आगे हमारे पास वफ़ात और पैगाम। वो 8 जुलाई 2016 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। मरने से पहले उन्होंने अपनी आँखें भी किसी अंधे शख्स को अतिया कर दी। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात पर उन्हें कौमी एजाज़ के साथ रुखसत किया। उनका सबसे खूबसूरत पैगाम ये था, मेरा दीन इंसानियत है और इंसानियत की खिदमत ही सबसे बड़ी इबादत है। हासिल कलाम, अब्दुल सत्तार ईदी हमें सिखाते हैं कि एक हीरो बनने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे या ताकत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक सच्चा हमदर्द और मुखलस दिल ही इंसान को मिसाली शख्सियत बना देता है। अगर तो आप पेपर में ये सवाल आपको आता है तो आप हर जो हेडिंग है उसका नाम और उसकी जो पहली लाइन है बस वो याद कर लें और ये काफ़ी है। अदरवाइज़ बहुत कम चांस है कि ये सवाल पेपर में आए, लेकिन गाइड बुक्स में आपको इस तरह के जवाब देखने को नहीं मिलते। तो दोबारा अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो आप जस्ट मिसाली शख्सियत हेडिंग और हेडिंग के बाद सिर्फ पहली लाइन लिख लें और आपका ये जवाब जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो अभी मैं आपके सामने स्लोली इसको अप कर रहा हूँ ताकि आपने अगर कोई चीज़ मिस की है तो आप इसको दोबारा से देख सकें। ये आप जो है जो सी आप लाइन चाहें वीडियो को रोक कर वहाँ पर लिख सकते हैं। तो बेसिकली स्वाने हयात काफ़ी एक लंबी सी तहरीर पैराग्राफ होता है, तो इसको हम मुख्तसर नहीं लिख सकते। अब आपको अगर मैं ये सारी तफसील ना बताता तो शायद आपको उस तरह से समझ भी ना आती बात, लेकिन अगर आप पेपर में लिखने जा रहे हैं तो आप सिर्फ हेडिंग और पहली लाइन लिख दें और आपका जवाब कंसीडर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये सरगर्मी या असाइनमेंट टीचर की तरफ से मिलती है तो फिर आप ये अपने किसी बड़े बहन भाई या ट्यूशन टीचर की मदद से ये पूरा पैराग्राफ, पूरा जवाब जो मैंने आपको लिखवाया है वो वैसे ही लिखेंगे और वो आप देख कर लिखेंगे। तो हमारे करने के काम यानी कि मेरे करने के काम इधर ये लिखा था, तो हमने ये सवाल को कर लिया। अब हमारे पास बाकायदा तौर पर मशक़ का आगाज़ है। तो कोशिश होगी मेरी कि आपको मैं हर MCQ जो है वो भी उसका जवाब भी बताऊं और ये भी मैं बताऊं कि ये जो जवाब है ये कहाँ से हमने लिया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो लंबी होने का खदशा है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जल्दी से वीडियो को छोड़ें ना, बल्कि समझ लें कि ये जवाब कहाँ से मैंने बताया है। इस तरह से आपको ये जवाब याद रखने में आसानी होगी। तो अभी मैं अपने ये थोड़ी अरेंजमेंट ठीक कर लेता हूँ। पहले हमारे पास यूनानी तहज़ीब परवान चढ़ी, बहरिया कल्ज़म के किनारे, बहरिया रोम के किनारे, बहरिया ओकेनोस के किनारे और बहरिया असवद के किनारे। तो ये जब हम मतलब कि एक तो हमारा बाब चहरम ये था ना, एक जो इसका पहला हिस्सा था ये हम उसमें जाएंगे तो आपको ये जवाब मिल जाएगा जो कि यूनानी तहज़ीब का पैराग्राफ था। तो इधर ये लिखा हुआ है कि आज तकरीबन 4000 कबल बहरा रोम के किनारे परवान चढ़ी। अब देखें, जब आपको मैंने ये चीज़ दिखाई है ना तो आपको जवाब याद करने में आसानी होगी। बे इसका सही जवाब है, ऑप्शन है। आगे हम चलते हैं। बुद्ध मतों की इबादत गाहों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? स्टूपा, मंदिर, चर्च या मस्जिद। बेसिकली ये स्टूपा कहते हैं। ये अब आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि ये कहाँ पर इसका जवाब है। तो ये आप देख सकते हैं,
उसने बुद्धों की खानकाहें स्टूपस बनवाई। ठीक है, ये आप पूरा पढ़ेंगे। जो ये मौर्य सल्तनत का हुक्मरान था चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोका ने अहमदास ने बुद्धों की खानकाहें बनाई। ये पिछली वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ पर मैंने आपको ये थोड़ा तफसील के साथ बता रखा है। तो ये स्टूपा आप अलिफ को टिक करेंगे। तहरीक अलीगढ़ का आगाज़ किया, तो इसका जवाब है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने, मोहतरमा फ़ातिमा जना ने, या सैयद अहमद ख़ान ने। तो ये भी हमने आज ही देखा है कि ये जो सर सैयद अहमद ख़ान का पैराग्राफ था, तो इधर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तहरीक अलीगढ़ का उन्होंने आगाज़ किया था। ये रखा, ठीक है। तो मुसलमान की तलीमी तहकीक तहरीक अलीगढ़ का आगाज़ किया, तो ये सर सैयद अहमद ख़ान ने किया था। तो दाल ऑप्शन है। पाकिस्तान की पहली खातून सूबाई गवर्नर थी, तो मोहतरमा फ़ातिमा जना, बेगम जहां आरा शाहनवाज़, बेगम शाइस्ता करामुल्लाह या बेगम राना लियाकत अली ख़ान। तो ये हमने ये भी आज पढ़ा है कि बेगम राना लियाकत अली ख़ान, जो कि लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, उनकी वो ज़ोजा या बीवी थी, उन्होंने ये आगाज़ किया था, बेगम राना लियाकत अली ख़ान। तो इधर उसने पूछा है कि पहली खातून सूबाई गवर्नर, तो ये बेगम राना लियाकत अली ख़ान थी। क्या में पाकिस्तान के बाद वो मुल्क की खातून अव्वल बन गई। तो ये आप इधर से पढ़ सकते हैं इसको तफसील के साथ। आगे बेगम जहां आरा शाहनवाज़ पंजाब की कानून साज असम्बली की रुकन मुंतखब हुई। तीनों में से 1937 इसका दुरुस्त जवाब है। तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बेगम जहां आरा शाहनवाज़, तो ये है बेगम शाह जहां आरा शाहनवाज़, और ये आप देख सकते हैं कि 1937 में वो पंजाब की कानून साज असम्बली की रुकन मुंतखब हुई। अब आप जब आप इस तरह से किसी भी MCQs को याद करेंगे ना, तो वो जल्दी और देर तक आपको याद रहेगा। आगे है चीटन कदीम रूमियों का लिबास था। तो ये पिछली वीडियो में मैंने तफसील से बताया, आप उस वीडियो को लाजमी देखें। यहाँ पर मैं बस आपको जवाब बताऊँगा। चीटन जो है वो रूमियों का लिबास नहीं था, बल्कि यूनानियों का लिबास था। इस वजह से ये जवाब हमारे पास क्रॉस होगा। ओलंपिक खेलों का आगाज़ 776 कबल अज़ मसीह में यूनान से हुआ। तो ये मैंने आपको इसका भी बताया था कि 2 दफ़ा ओलंपिक खेलें शुरू हुई थी और दोनों बार यूनान से ही। तो ये 776 कबल अज़ मसीह में यूनान से ही शुरू हुआ था। ये टिक है हमारे पास। पंजाब पाकिस्तान में शामिल होने वाला पहला सूबा था। तो पंजाब नहीं था, सिंध वो पहला सूबा था जिसने पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान सबसे पहले किया था, और ये पार्लियामेंट में असम्बली में उन्होंने करारदाद के ज़रिए किया था। तो ये क्रॉस होगा, पंजाब की जगह पे सिंध आना, इस वजह से इसको क्रॉस करेंगे। पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया, ये टिक है। और बलूचिस्तान के शाही जिरगे ने जून 1947 में पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला किया, ये भी टिक है। और ये आप बलूचिस्तान की जो हमारे पास हेडिंग है वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। ये रहा बलूचिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के शाही जिरगे ने जून 1947 में पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला किया। तो ये रहा इसका टिक आंसर। आगे हमारे पास कालम अलिफ को कालम बे के साथ बताएं। तो जो एथेंस थी ये कदीम यूनान का शहर है, ये जो नाम है ये कदीम यूनान का शहर है। कोलोसियम कदीम रोम की तमाशगाह थी। पेशावर गंधारा का शहर है। तो ये हमारे पास था बाब चहारम, जिसकी हमने तमाम सरगर्मियों और मशक़ी सवालात को हल किया। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ बाब पंजम जो है उसकी सरगर्मियों और मशक़ी सवालात को शेयर करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी वीडियोज़ और किसी भी सब्जेक्ट की कोर्स से रिलेटेड वीडियो जब मैं आप तक जो है यूट्यूब पर दिखाने के लिए अपलोड करूँ और उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।